नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी सिविलाइजेशन, चाहे वो रोम हो, माया हो या हड़प्पा, आखिरकार खत्म क्यों हो गई? ये सोचने वाली बात है कि इतनी पावरफुल और अमीर सिविलाइजेशंस भी आखिरकार हिस्ट्री के पन्नों में सिमट गईं। क्या हिस्ट्री के इन लेसन से हम अपनी मॉडर्न दुनिया को बचा सकते हैं? आज हम प्रोफेसर ग्रेगरी एल्ड्रेट की रिसर्च और एग्जाम्पल्स के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर एल्ड्रेट ने अपनी किताब कोलैप्स हाउ सोसाइटीज चूज टू फेल और सक्सीड में बताया है कि कैसे अलग अलग रीजन से सिविलाइजेशंस खत्म होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। दोस्तों, इमेजिन करो आप माया सिविलाइजेशन के टाइम में हो। चारों तरफ हरे भरे जंगल, फिर भी आपकी फसलें सूख रही हैं। क्यों? क्योंकि माया सिविलाइजेशन ने जंगलों को काटकर खेती शुरू की, लेकिन यही डिफॉरेस्टेशन उनकी बर्बादी का रीजन बना। माया लोग समझ नहीं पाए कि वे नेचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जंगलों के कटने से मिट्टी खराब हो गई, बारिश कम होने लगी और सूखा पड़ने लगा। धीरे धीरे उनकी खेती चौपट हो गई, खाने की कमी होने लगी और उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। क्या ये साइंस है कि हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम भी नेचर का गलत इस्तेमाल करके अपनी बर्बादी का रास्ता खुद बना रहे हैं? प्रोफेसर एल्ड्रेट कहते हैं कि अगर हमने टाइम से एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा तो हमारा फ्यूचर भी माया सिविलाइजेशन जैसा ही होगा। हमें कम यूज करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी होगी और पेड़ पौधे लगाने होंगे। याद रखो, धरती हमारे फॉरफादर से नहीं मिली, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार ली है। हमें इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ रखना होगा। दोस्तों, अब चलते हैं रोमन एम्पायर के टाइम में। रोम अपनी बिल्डिंग्स, आर्मी और आर्ट के लिए फेमस था, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक डार्क ट्रूथ भी था। रोमन एम्पायर में अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। अमीरों के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वे आराम की जिंदगी जीते थे। वहीं गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण होता था। उन्हें खूब काम करने के बाद भी प्रॉपरली खाना नहीं मिलता था। इस इनइक्वालिटी ने रोमन सोसाइटी को अंदर से कमजोर कर दिया। गरीबों में गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे फाइट्स होने लगी। इसका फायदा उठाकर बाहर के लोगों ने रोम पर हमला कर दिया और ये बड़ा एम्पायर खत्म हो गया। आज हम मॉडर्न दुनिया में बढ़ती इनइक्वालिटी देख रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, जबकि करोड़ों लोग गरीब हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हैं? वहीं आधे से ज्यादा लोगों के पास मुश्किल से 2% प्रॉपर्टी है। प्रोफेसर एल्ड्रेट कहते हैं कि बढ़ती इनइक्वालिटी किसी भी सोसाइटी के लिए खतरा है। अगर हम इस गैप को कम नहीं करेंगे तो हम भी रोमन एम्पायर की तरह बिखर सकते हैं। चैप्टर 3, पॉलिटिक्स और करप्शन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोम के पतन का एक बड़ा रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन भी था? एक टाइम था जब रोम में रिपब्लिक था, जहां लोग अपने लीडर चुनते थे, लेकिन धीरे धीरे पावर कुछ फैमिलीज के हाथों में आ गई। रोम के आखिरी एम्परर्स में पावर के लिए इतनी लड़ाई थी कि उन्होंने बाहरी डेंजर्स को इग्नोर कर दिया। वे पब्लिक की भलाई के लिए काम करने की बजाय अपनी पावर और पैसा बढ़ाने में लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि रोमन एम्पायर कमजोर हो गया और बाहर के अटैकर्स का शिकार हो गया। रोम ही नहीं, हिस्ट्री बताती है कि गुप्त एम्पायर के पतन में भी वीक लीडरशिप और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का बड़ा रोल था। जब राजा और मंत्री आपस में लड़ेंगे तो पब्लिक का कौन ध्यान रखेगा? आज के टाइम में देखें तो क्या हमारी गवर्नमेंट्स क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और हेल्थ जैसे इश्यूज पर सीरियसली काम कर रही हैं, या हम भी हिस्ट्री रिपीट करने की ओर बढ़ रहे हैं? करप्शन किसी भी सिस्टम को अंदर से खोखला कर देता है। जब लीडर्स और ऑफिसर्स ऑनेस्टली काम नहीं करते तो पब्लिक का ट्रस्ट उठ जाता है। ऐसे में सोसाइटी कमजोर हो जाती है और डेवलपमेंट रुक जाता है। प्रोफेसर एल्ड्रेट कहते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन के लिए स्ट्रांग लीडरशिप और ऑनेस्ट गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन बनी रहे तो हमें ऐसे लीडर्स चुनने होंगे जो पब्लिक के हितों को इंपॉर्टेंस दें और करप्शन के खिलाफ एक्शन लें। चैप्टर 4, एक्सटर्नल थ्रेट्स और अटैक्स। दोस्तों, हिस्ट्री हमें बताती है कि अक्सर सिविलाइजेशंस का पतन बाहरी अटैक्स से होता है। 13th सेंचुरी में चंगेज खान के लीडरशिप में मंगोल्स ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। उनकी आर्मी ने चीन से लेकर यूरोप तक डिस्ट्रक्शन फैलाई। मंगोल्स ने चीन और सेंट्रल एशिया में कई सिविलाइजेशंस को खत्म कर दिया। उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि कोई उनके सामने नहीं टिक सका। इसके अलावा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने भी दुनिया भर में तबाही मचाई। 15th सेंचुरी से यूरोपियन पावर्स ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका की कई लोकल सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका मोटिव सिर्फ लूट मार और अपना एम्पायर फैलाना था। आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसे में वॉर का डेंजर पहले से ज्यादा बढ़ गया है। क्या आज का साइबर वॉर या इंटरनेशनल टेंशंस जैसे चीन और अमेरिका के बीच मॉडर्न सिविलाइजेशंस के लिए नया डेंजर नहीं है? प्रोफेसर एल्ड्रेट कहते हैं कि हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स से सावधान रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि वॉर कभी सॉल्यूशन नहीं होता। वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है। हमें पीस और डिप्लोमेसी के रास्ते पर चलना होगा ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन बच सके। उत्तरों, क्या हम हिस्ट्री से सीखेंगे? दोस्तों, हिस्ट्री हमें बार बार सिखाती है कि सिविलाइजेशंस अंदर और बाहर दोनों तरफ से डेंजर्स फेस करती हैं। हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा और पीसफुली रहना होगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज है, लेकिन क्या हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? क्या हम हिस्ट्री से सीखकर अपनी सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन भी डेंजर में है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।